राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के 31 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं इस बीमारी से दो लोगों की मौत भी हो गई है। राजधानी में अब तक 181 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से ग्रसित लोग केजीएमयू, लोहिया और पीजीआई में भर्ती हो रहे हैं। इस बीमारी में अब एक और नया मोड़ सामने आया है। लखनऊ पीजीआई में शनिवार को 80 साल के सुरेंद्र सिंह के पेट में ब्लैक फंगस मिला है। उन्हें बाराबंकी रेफर कर दिया गया है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर राजेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर राजेश कि जिस तरह से लगातार आंखों में कहीं ना कहीं सूजन, रेडनेस, उसके बाद ब्लैक फंगस की आशंका जताई जा रही थी मुंह में, नाक में, और अब ब्लैक फंगस जो है वो पेट में भी मिल रहा है, तो क्या आप हमें ये स्पष्ट कर पाएंगे कि ब्लैक फंगस पेट में किस तरह से मिल रहा है और ये किस तरह से पता चलेगा कि ब्लैक फंगस आपके पेट में, इसके पीछे के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों की जानकारी देना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस या फंगल इन्फेक्शन या कवक या फफूंदी या जिसे हम लोग साधारण भाषा में भुकड़ी बोलते हैं, जब भी कोई निर्जीव वस्तु रहेगी जो पहले जिसमें जीवन था या कोई मृत वस्तु रहेगी जैसे चमड़ा हो गया या अचार हो गया या फॉर दैट मैटर जो डेड ह्यूमन टिश्यू है वो हो गया, तो उसमें फंगल इन्वेजन होगा। इन्वेजन और इन्फेक्शन में फर्क होता है। इन्वेजन का मतलब होता है अतिक्रमण और इन्फेक्शन का मतलब कोई ऐसी चीज जो एक जगह से ब्लड के द्वारा दूसरी जगह पे पहुंच सकती है। अब बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की। तो देखा ये जा रहा है कि पहले किसी वजह से वैस्कुलैरिटी जा रही है जिसकी वजह से वो उतना हिस्सा नेक्रोस हो रहा है और उसमें ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन या फंगल इन्वेजन ये हो रहा है। क्योंकि सबसे हमारा जो मुख्य द्वार होता है जो एयर को प्यूरिफाई करता है वो हमारा नासा द्वार होता है, नासिका द्वार होता है जिसे हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जो फंगल स्पोर्स हैं उनका जो कांटेक्ट होता है इसी हिस्से से होता है। ये जो फंगल स्पोर्स हैं ये हमारे साधारण वातावरण का एक हिस्सा होते हैं। इसी वजह से अगर आपने चार अचार जो मतलब अचार वगैरह घरों में होता है, अगर आपने गंदे हाथों से निकाला तो देखा होगा उसमें बुकड़ी लग जाती है। तो सिंपल सी बात है। तो इस समय क्योंकि वातावरण ऐसा है कि नमी ज्यादा है वातावरण में, साथ में हमारा जो क्लाइमेट कंडीशन है ट्रॉपिकल है, इस वजह से ब्लैक फंगस के इंसिडेंस बढ़ गए हैं। साथ में जिन लोगों को डायबिटीज है और उन्होंने अगर स्टेरॉइड ज्यादा लिया है तो उनमें भी ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ गए हैं। तो जो अभी तक केसेस सामने आ रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जिनमें भारी मात्रा में स्टेरॉइड दिया गया, इनजुडिशियस स्टेरॉइड दिया गया। लेकिन सिर्फ स्टेरॉइड को डोज देना सही नहीं होगा क्योंकि स्टेरॉइड जो पिछली वेव थी जो आज से 6 महीने पहले आई थी उसमें भी इस्तेमाल हुए थे, लेकिन तब इतने बड़े पैमाने पर ब्लैक फंगस या ऑपोर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन के केसेस नहीं मिले थे। क्योंकि इसकी शुरुआत नेजोफेरिंग से होती है तो नेजर नोज के थ्रू होते हुए वो जो आसपास के हिस्से हैं जैसे आपका आई ऑर्बिट हो गया जिसमें आंख में रेडनेस, स्वेलिंग और वाटरिंग डिस्चार्ज ये आएगा। नोज से आप में नोज वाला जो हिस्सा है या जहाँ पे नाजल साइनसेस होते हैं उतने हिस्से में स्वेलिंग आएगी। सेलुलाइटिस जैसे फीचर्स आएंगे जिसमें स्वेलिंग के साथ साथ में जो छूने पे सेंसेशन होगा, मतलब जो टच का जो परसेप्शन है या छूने पे जो जैसे अगर आप किसी को पिंच चुभे तो इंसान को पता चलती है ना, तो जो शून्यता है ये कम हो जाएगा। साथ में जो आंखों में अगर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हो सकता है डिप्लोपिया हो या आदमी का रेटिनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो जाए तो सडन लॉस ऑफ विजन हो सकता है। आंखों के बगल में एक पतली सी पट्टी होती है हड्डी की जो बिल्कुल जो अंडे का छिलका नहीं होता है, एग शेल, उस तरह की होती है जिसको हम क्रिब्रिकॉम प्लेट बोलते हैं। इसके थ्रू अगर फंगस ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो ब्रेन की वेसल्स को थ्रोम्बोज कर सकता है, सीवियर ब्रेन डैमेज कर सकता है और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। यही अगर नीचे की तरफ जाए तो आपके फेफड़े में जा सकता है जिसकी वजह से पल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो सकती है। अगर आपके खाने के रास्ते से पेट में चला जाए तो आपको जीआई एस्परजिलोसिस हो सकती है या एब्डोमिनल एस्परजिलोसिस हो सकती है। ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये फंगस के फैलने का एक साधारण तरीका है। तो इससे जान के मुझे कोई हैरानी नहीं हुई है कि ब्लैक फंगस पेट में मिला। खास बात यह है कि जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है और जो भी इंजुडिशियस यूज हुआ है कुछ दवाओं का, और साथ में जो क्योंकि हमारा देश डायबिटीज कैपिटल है पूरे वर्ल्ड की, ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा रही हैं। मुझे लगता है कि अगर हमने स्टेरॉइड के साथ साथ में एंटीकोगुलेंट्स भी अच्छी मात्रा में दिए होते तो जो वैस्कुलरिटी जाने की वजह से या वैस्कुलर इवेंट होने की वजह से जो वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो रही है स्मॉल टू मीडियम साइज ब्लड वेसल्स की और जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है और जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसको भी हम काफी हद तक रोक पाते। तो बहरहाल लर्निंग इज अ पेनफुल एक्सपीरियंस आई वुड से, क्योंकि कोरोना एक नई बीमारी थी, हर इंसान, 2 महीने 3 महीने पहले ही इसके बारे में जानता था, लेकिन अब जब 80 साल के सुरेंद्र सिंह के पेट में ब्लैक फंगस मिला है तो
मरीज की भला सोच के उसमें सही तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर राजेश, क्या तो लगता है आपको, जिस तरह से स्टेरॉइड्स ज्यादा मात्रा में दिया गया और आप जिस तरह की दवाइयों का आप बात कर रहे हैं कि उन्हें भी ज्यादा मात्रा में दी जाता तो बैलेंस हो जाता दोनों तरफ से, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक जो इलाज किया गया और जिस तरह से स्टेरॉइड्स और जो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, क्या उसे कंटिन्यू रखना अब इस जिस तरह से ब्लैक फंगस के केसेस लगातार उजागर हो रहे हैं, क्या वो सही होगा? और खासकर बच्चों में जो थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड वेव आ चुकी है, काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो संक्रमित मिल रहे हैं, तो उन पर भी क्या उसी तरह का इलाज किया जाएगा? और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों में भी ब्लैक फंगस बाद में इस तरह की बीमारियां उनमें भी देखने को मिले? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी बीमारी को सेम दृष्टिकोण से देखते हैं, बड़ा है तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेडिसिन चलती है, और बच्चा है तो बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से, पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से स्टेरॉइड्स का या एंटीकोगुलेंट्स का डोज डिसाइड होगा। साथ में हमारे पास बड़े पैमाने पर बच्चों में इस्तेमाल होने वाले पल्स ऑक्सीमीटर होने चाहिए। देखिए समस्या क्या है, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि क्या एंटीकोगुलेंट को एक यूनिफॉर्म जो गाइडलाइंस होती है उसके फॉर्म में ऐड नहीं किया जा सकता था, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया। समस्या क्या है कि हमारे देश में जो नीति निर्धारण है वो भ्रमित हैं, और बाबा रामदेव जैसे लोग जो सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं वो जनता को और भड़का रहे हैं। अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जितने लोग एलोपैथिक दवाओं से बचे नहीं उससे ज्यादा मर गए। तो इस देश में जहाँ पे आप जो लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिनमें मैं भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा की, आप ऐसी पद्धति को अगर मानसिक रूप से दिवालिया और स्टूपिड बोलोगे सार्वजनिक रूप से, और आपके खिलाफ देशद्रोह की भी बात नहीं होगी, तो ऐसे देश में लाजमी है कि एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस कभी नहीं बन सकती। जैसे पहले था कि हम आपस में लड़ते रहते थे और विदेशी फायदा उठाते थे, वैसे आज भी हम गाइडलाइन सही बना नहीं पाते, आपस में लड़ते रहते हैं, और जो बाहर से आया हुआ वायरस है, जो एक्चुअली चाइनीज वायरस है और अब उसको इंडियन वायरस वेरिएंट नाम दिया जा रहा है, हम उससे भी नहीं लड़ पाते। तो ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था का सिस्टम है, जो हमने कॉलोनियल एरा से हेरिटेज में पाया है, जिसको कांग्रेस ने भी आगे बढ़ाया है, ये कहीं न कहीं तरह से पूरी तरह से विफल हो गया है। और वैसे ही विफल हुआ जैसे कभी बीएसएनएल विफल हुआ था, जैसे कभी एयर इंडिया विफल हुआ था, जैसे बाकी गवर्नमेंट के उपक्रम बने विफल हुए। तो मुझे लगता है कि ये समय आया है कि सरकार को इस बारे में सोच विचार करना चाहिए। कुछ आइडियाज मेरे पास भी हैं, अगर बिल्कुल कुछ सुनना चेंजेस चाहेंगे करने लोग। के लिए ज़रूरत है। और लेकिन डॉक्टर राजेश, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोरोना पेशेंट्स को डील भी करते आ रहे हैं, ब्लैक फंगस से जुड़ी तमाम जानकारियां भी आप हमारे दर्शकों को लगातार देते आ रहे हैं, तो क्या चीज़ आप ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे, किस खान पीन में जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं खास तौर पर जिस तरह से उनमें ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वो किस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं? ज़्यादातर उन्हें किस चीज़ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या क्योर करने के लिए, और इससे सिम्टोमेटिक ना हो वो ब्लैक फंगस से, तो पहले ही वो क्या सावधानी बरत ले? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। समस्या क्या है कि जिन लोगों को स्टेरॉइड शुरू हुई थी, ज्यादातर ने हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कॉपी पेस्ट किया और स्टेरॉइड शुरू किया, उसके बाद बंद ही नहीं किया। तो मैं सबसे विनती पूर्वक आग्रह करूंगा कि व्हाट्सएप का कॉपी पेस्ट प्रिस्क्रिप्शन ना फॉलो करें। किसी भी दशा में स्टेरॉइड 3 से 5 दिन से ज्यादा ना लें, और उसके बाद धीरे धीरे करके बंद कर दें। डब्ल्यूएचओ का जो रिकवरी ट्रायल था वो डेक्सामेथासोन पे बेस्ड था। हालांकि डेक्सामेथासोन के इक्विवेलेंट और भी स्टेरॉइड आते हैं, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल ट्रायल जो था वो डेक्सामेथासोन पे था, तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मेरे साथी डॉक्टर्स, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कम से कम पहले हफ्ते में स्टेरॉइड बिल्कुल ना दें, और दूसरे हफ्ते में अगर दे भी रहे हैं तो 3 से 5 दिन के लिए दें, और प्रेफरेबली डेक्सामेथासोन दें, वो भी 6 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा की डोज ना दें, चाहे आप उसे आईवी दे रहे हैं और ओरल दे रहे हैं। दूसरा, आप साथ में कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट, भले ही आप इकोस्प्रिन टैबलेट 150 मिलीग्राम ओडी ऐड कर दें, या मरीज को इकोस्प्रिन एवी देना शुरू कर दें। तो जो एंटीकोगुलेशन वाला पार्ट है, इस पे भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कोरोना बेसिकली स्मॉल टू मीडियम साइज जो वैस्कुलर सिस्टम है उसको वैस्कुलाइटिस चला रहा है, और इस वैस्कुलाइटिस की वजह से हमारा जो बाकी का सिस्टम है, जिसमें हार्ट भी शामिल है, किडनीज भी शामिल हैं, लंग लीवर भी शामिल है, और लंग्स भी हैं, और ब्रेन भी है, इनमें फीचर्स आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। तो एंटीकोगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रीटमेंट का, उसको ऐड करिए। जो लोग स्टेरॉइड पे हों उनकी शुगर का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से भी शुगर बढ़ेगी, और वैसे भी हम डायबिटीज कैपिटल हैं, पूरे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में पाए जाते हैं। तो अगर मरीज का शुगर आपका 150 से ऊपर जा रहा है, तो या तो ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक जो सबसे सेफ है फ्रंट लाइन फर्स्ट लाइन ड्रग ग्लाइमेट एसआर मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भी ना कंट्रोल हो तो ह्यूमन इंसुलिन आर, सिंपल सा फंडा है कि जितना शुगर हो उसको 40 से डिवाइड कर दीजिए और 2 ऐड कर दीजिए, जो आए ये आपका इंसुलिन का यूनिट में डोज हो जाए। सिंपल सी इंसुलिन आप लगवा दीजिए पेशेंट को, उसका शुगर कंट्रोल रहेगा। इन्फ्लामेशन वाला पार्ट स्टेरॉइड बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट स्टेरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं,
लेकिन इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, अगर आपने इनसे अपने मरीज की रक्षा नहीं की तो ब्लैक फंगस डेफिनेटली होने का चांस बढ़ जाएगा। और ब्लैक फंगस क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय करती है चेहरे के एक बड़े हिस्से को, तो सावधानी से ही आप इससे बच सकते हैं। जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और जो बाकी झोला छाप लोग हैं उनकी गाइडलाइंस को ना फॉलो करें। ठीक है। जरूरी है कि और किसी जी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बाबा रामदेव ने जिस प्रकार से एलोपैथिक डॉक्टर्स की अ, कार्य क्षमता पे सवाल उठाया और इस पैथी को वाहियात और अ, मानसिक दिवालियापन वाला बताया है, तो मुझे लगता है कि ये देशद्रोह का कार्य है पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, वो भी तब जो हमारे देश के बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हजारों डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना से लड़ते हुए। तो ये उनके सम्मान के प्रति एक अपराध है। तो देशद्रोह में इसको मुकदमा दायर करना चाहिए इस पे और इन पे कार्रवाई करनी चाहिए और एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन बनाएं। देखिए, जैसे अभी आप लड़ाई में सुन रहे हैं ना कि इजराइल और गाजा पट्टी में वो आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रॉकेट दूसरे रॉकेट को नष्ट कर रहा है। तो ये जो वारफेयर सिस्टम है अभी का कन्वेंशनल, ये खत्म होने वाला है। नेक्स्ट जो वारफेयर सिस्टम होगा बायोलॉजिकल वारफेयर सिस्टम होगा। आज कोरोना है, चला जाएगा, वैक्सीन से आप काबू कर लेंगे। कल फिर कोरोना जैसे हुआ कोई छाया, तो क्या आपके पास कोई ऐसा हेल्थ डोम है या आयरन डोम है या आयरन हेल्थ डोम है जिससे आप अपने नागरिकों की इस बड़े पैमाने पर जो इस बार छोटी छोटी वजहों से जिसमें बोलूंगा सिस्टम की गलतियों की वजह से जो हत्या हुई है, वो मरे नहीं तो उनकी हत्या हुई है। 90% लोग जो बचे मरे थे उनको बचाया जा सकता था, लेकिन हमारे सिस्टम की नाकामी थी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थे, संसाधन नहीं थे कि उन्हें बचा नहीं पाए। तो मैं चाहता हूँ भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी एक कार्य योजना बनाई जाए और बायोलॉजिकल वारफेयर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आज से 5 साल बाद फिर से कोई ऐसा वायरस आए और जो कोरोना से भी और ताकतवर हो। जी डॉक्टर राजेश, हमें इसके बिल्कुल लिए इन सब विचार चीज़ों करना पर पड़ेगा। सचेत होने की ज़रूरत है और हमें कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर जिस तरह से आपने बताया और जो मेडिसिन का आपने नाम लिया, हम आशा करते हैं कि जो हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे आपको, वो इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर गौर करेंगे और कहीं ना कहीं खुद को ब्लैक फंगस से बचाने में ये तमाम आपकी जानकारी उनके सहयोग में आएगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या लगता है, जिस तरह से ब्लैक फंगस के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, आपको इस समय आप ग्राउंड लेवल पर लोगों का उपचार भी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ब्लैक फंगस के केसेस क्या ब्लड प्रेशर वाले और शुगर पेशेंट्स में ज़्यादा दिख रहे हैं, या आप नॉर्मली जो लोग हेल्थ के लिए जिनके अंदर शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ा होता है उनके अंदर भी आप ब्लैक फंगस के केसेस देख रहे हैं? बात को समझिए। देखिए, अगर शुगर लेवल किसी भी वजह से बढ़े होगा, किसी भी वजह, इन्फ्लामेशन जो होता है आपके शरीर में वो भी शुगर लेवल बढ़ाता है। अगर आप स्टेरॉइड देते हैं वो भी शुगर लेवल बढ़ाता है। और अगर आपको पहले से इम्पेयर्ड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी कि फ्रैंक डायबिटीज नहीं है लेकिन आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्पेयर्ड है, तो भी आपका शुगर बढ़ेगा किसी भी वजह से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज। अगर शुगर बढ़ता है, अनकंट्रोल रहता है, तो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले शुगर का कंट्रोल करना है, स्टेरॉइड जीवन रक्षा के अनुसार देने हैं, जरूरत नहीं है तो नहीं देने हैं। और जो ओरल हाइजीन है इसके लिए 2% बीटाडीन, बीटाडीन आता है लाल दवाई, 2% उसका लिक्विड ले लें और दिन में कम से कम 3 बार गार्गल करें। और कोशिश करें कि ऐसे पेशेंट जिनको आप ओरल स्टेरॉइड ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, उनको आप इनहेल्ड स्टेरॉइड का मेरा मतलब समझिए, जैसे हम अपनी त्वचा पे कोई ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो उसका असर खाली उस चेहरे के उस हिस्से पे होता है जितने हिस्से पे हम ब्यूटी क्रीम लगाते हैं, पूरे शरीर में असर नहीं करती। वैसे जो इनहेल्ड स्टेरॉइड है वो जब हम देते हैं तो सिर्फ लंग्स पे असर करते हैं, बाकी शरीर में जाके जो दुष्परिणाम है ओरल स्टेरॉइड के वो नहीं देते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं ये भी करना चाहूंगा अपने साथी मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से कि आप कोशिश करें कि इनहेल्ड स्टेरॉइड इनहेलर्स के फॉर्म में जो फोराकॉर्ड 200 इनहेलर आता है, इसका एक एक सुबह शाम दें, ताकि आप जो ओरल स्टेरॉइड है उसकी डोज कम कर पाएंगे और जो ब्लैक फंगस का इंसिडेंस तेजी से बढ़ रहा है इस पर लगाम लगाई जा सकती है। सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि मरीज को ये समझना होगा कि उसकी इम्यूनिटी कम होती ही होती है, भले ही उसने स्टेरॉइड लिया हो या ना लिया हो, क्योंकि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी कमजोर होगी। फंगस हमारे एयर में मौजूद है, हवा में, तो जिस चीज को कोरोना हुआ है वो रिकवर भी हो गए हैं, वो बाहर बिल्कुल ना निकलें। हमेशा डबल मास्क पहन के रहें अगर घर के बाहर निकल रहे हैं तो, और घर में भी रहें तो कोशिश करें डस्टी इन्वायरमेंट ना हो। डस्टी इन्वायरमेंट मतलब धूल भरा इन्वायरमेंट। अगर उनके यहाँ संभव हो तो झाड़ू ना लगाएं, पोछे से कमरे को साफ करें, और जैसे मैंने बीटाडीन गार्गल के लिए कहा है इसको करें। और मन से अपने डर को निकाल दें। कुछ वार्निंग साइन है जैसे कि नाक और आंख के आसपास का हिस्सा, इसमें अगर सूजन आए, लाली आए, सुन्नपन होना शुरू हो। सुन्नपन मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्लस आपको आपकी नाक से जो
या तो ब्लैकिश या रेडिश डिस्चार्ज आना शुरू हो। साथ में आपके जो सॉफ्ट पैलेट है या हार्ड पैलेट है, मतलब मुंह के अंदर का जो तालू वाला हिस्सा है, उसमें अगर आपको काले रंग की लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, या फिर सडनली जो पहले मरीज ठीक था, कोरोना से ठीक हो चुका था, सडनली उसमें आपको फिर से रेस्पिरेटरी फीचर के ARDS के फीचर मिलने शुरू हो जाएं और सडनली उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होना शुरू हो, बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो, स्पेशली जो आंखों के मध्य का हिस्सा होता है और आंखों के ऊपर का हिस्सा, तो साथ में आंखों में लाली भी आए। कुछ पेशेंट जब थोड़ा एडवांस हो जाता है तो डबल विजन मतलब डिप्लोपिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, मतलब उनको दो चीजें दिखाई दे रही होती हैं। कुछ पेशेंट रेटिनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस की वजह से लॉस ऑफ विजन मतलब सडन लॉस ऑफ विजन, अचानक से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। तो एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए और हर मरीज को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे मरीज जिनका पहले से शुगर खराब रहता है या डिरेंज रहता है या जिनको डायबिटीज है, ऐसे मरीज जिनको स्टेरॉइड दिया जा चुका है, ये सावधान रहें। कोशिश करें कोई ना कोई एंटी कोगुलेंट शुरू करें। हम ग्लूटाथियोन एक सब्सटेंस होता है जो माइक्रो सर्कुलेशन मतलब जो छोटी छोटी खून की नलिकाएं होती हैं, उनके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बेसिकली ये भी वही काम करता है जो एंटी कोगुलेंट यानी रक्त को पतला करने वाले सब्सटेंसेस काम करते हैं। तो एक पाइलोडिन TX प्लस आता है, एक ग्लूटाथियोन रिड्यूस ग्लूटाथियोन प्लस ट्रेनेक्सामिक एसिड प्लस विटामिन C कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली ये जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है ये इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो फंगस होता है, फंगस अगर लोकल साइट पे ब्लड सप्लाई कम है तो बहुत तेजी से ग्रो करता है, और अगर आप ये दवाएं देते हैं तो लोकल साइट पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो फंगस को अंदर घुसने ही नहीं देता। ना फंगस घुसेगा ना ब्लैक फंगस होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि जिस तरह की जानकारी आपने हमें दी वो ज़रूर हमारे कहीं ना कहीं जो दर्शक है उन्हें मददगार साबित होगी। और आपने भी जिस तरह से सुना कि किस तरह से अगर आपको शुरुआती सिम्टम्स लगते हैं ब्लैक फंगस के तो आप कौन सी दवाइयाँ किस मिक्सचर के साथ ले सकते हैं, कौन सी मददगार होने वाली है। हालांकि जिस तरह से सबसे अहम जो माना जा रहा है, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो ब्लैक फंगस हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपका ये है कि आपको कहीं से भी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने दिमाग पर किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी है कि डस्ट और जिस तरह से लोग जो है वो परेशानी से जूझ रहे हैं, लगातार कोरोना होता है जिनको, वो सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेने लग जाते हैं, तो वो मेंटल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका इलाज आप खुद कर सकते हैं, अपने आप को काम रख के और खुद को सही ढंग से उसको उपचार सही समय पर दे सकते हैं। और तो जिस तरह से राजेश डॉक्टर ने हमें बताया कि किस किस सिम्टम्स में शुरुआती सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किन दवाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं, कौन लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है ब्लैक फंगस, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम जानकारियां आपके उपयोग में आएंगी। वहीं बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब थोड़ा शांत हुई तो देखा जा रहा है दैनिक मामलों में अब लगातार गिरावट हो रही है, जिसे देखकर अब देश की सांस थोड़ी थमने लगी है। लेकिन अभी ये खतरा टला नहीं है। हम आपको बता दें कि अभी की सतर्कता बरतनी है, क्योंकि अभी कोरोना की कई लहरें आना बाकी है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है उसमें आपको चिंता नहीं करना है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।